नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वडोदरा के वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स की। जी हाँ। ये कंपनी 60 साल से ज्यादा पुरानी है जी हाँ, काफी लंबा अनुभव है इनका। और इनके 70,000 से ज्यादा इंस्टॉलेशंस हैं भारत में भी और बाहर भी। हम्म। और दावा तो ये है कि जो बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं या एमएनसीज हैं भारत में, उनमें 95% तक इनकी पहुंच है। 95%। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास क्या है, इनकी वेबसाइट से जानकारी है, एक डिटेल्ड क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट है और एक कंपनी का ओवरव्यू भी। ठीक है। तो सवाल यही है कि क्या ये जो पुरानी मजबूत कंपनी दिख रही है वो अपनी लेगेसी के दम पर आगे की चुनौतियों या कहें मौकों के लिए तैयार है? चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या मिलता है। और शुरू करने के लिए शायद सबसे अच्छी जगह है इनकी फाइनेंशियल हेल्थ, है ना? हाँ, बताएं उसके बारे में। कंपनी पूरी तरह कर्ज मुक्त है, डेट फ्री। ये तो अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, बिल्कुल। भारतीय ट्रांसफार्मर कंपनियों में सबसे अच्छी है। AA स्टेबल। ओके। और ऊपर से करीब 800 करोड़ रुपए के इनके पास ऐसे लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है जिन पर कोई देनदारी नहीं है, मतलब आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 800 करोड़ रुपए, तो ये तो वाकई एक मजबूत नींव है। बिल्कुल, एक सॉलिड बेस। हाँ, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो साफ है। अच्छा, और उनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो इस स्थिरता से कैसे जुड़ती है, क्योंकि वो भी काफी बड़ी है। हाँ, वो काफी वाइड है। ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं 160 MVA 220 kV क्लास तक के। फिर ड्राई टाइप वाले भी हैं, फर्नेस ट्रांसफार्मर भी, और यहाँ तक कि पूरे के पूरे स्विच गियर और सबस्टेशन यूनिट्स भी। तो मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स, ये सिर्फ मार्केट कवर करने के लिए है या इसका कोई खास मतलब है? फोकस कहाँ है इनका? ये अच्छा सवाल है। देखिए, क्रेडिट रिपोर्ट बताती है कि इनका फोकस क्वालिटी पर ध्यान देने वाले कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और प्राइवेट यूटिलिटीज पर है। अच्छा, मतलब जो ग्राहक समय पर पैसा देते हैं। हाँ, बिल्कुल, जिनका क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा है, और शायद इसीलिए इनका कैश फ्लो भी अच्छा रहता है। पेमेंट टाइम पर मिल जाता है। ओके। लेकिन उसी रिपोर्ट में एक और बात भी है, वो ये कि इंडस्ट्री के हिसाब से इनका साइज अभी भी मध्यम माना जाता है। मीडियम, ओके। इतने सालों और इतने इंस्टॉलेशन के बाद भी। हाँ, और एक और चीज, वो अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए, मतलब रोज के खर्चों के लिए, नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स पर काफी निर्भर है। नॉन फंड बेस्ड मतलब जैसे बैंक गारंटी और लेटर्स ऑफ क्रेडिट, सीधा कैश लोन नहीं? जी हाँ, वही। तो ये निर्भरता कहीं ना कहीं शायद उनके ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा कम कर सकती है, खासकर अगर वो बड़े विस्तार की सोच रहे हों। ये एक पॉइंट है। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां तो सुधार दिख रहा है ना? हाँ, हाल के सालों में तो काफी सुधार है। फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू 1616 करोड़ हो गया और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 93%। 93%, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब फैक्ट्री लगभग पूरी क्षमता पर चल रही थी। हाँ, दिखाता है कि मांग तो है बाजार में। हाँ। और अगस्त 2024 तक का ऑर्डर बुक भी काफी हेल्दी था, 1475 करोड़ का। जी, तो मतलब आगे के लिए भी काम है उनके पास। बिल्कुल। और इसी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं 14,000 MVA से 20,000 MVA तक। वो ये बड़ा एक्सपेंशन है। हाँ, और इसमें करीब 200 करोड़ रुपए लगेंगे। और दिलचस्प बात ये है कि ये पैसा वो इंटरनल स्रोतों से लगा रहे हैं, कोई कर्ज नहीं ले रहे इसके लिए। अच्छा, अपने ही प्रॉफिट या रिजर्व से? बिल्कुल। और इस एक्सपेंशन से वो और बड़े ट्रांसफार्मर बना पाएंगे 250 MVA तक के। शायद इससे नए मार्केट्स या कस्टमर्स मिले। और ये कब तक चालू होने की उम्मीद है? उम्मीद है कि 2026-27 की पहली तिमाही तक ये नई कैपेसिटी ऑपरेशनल हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब एक तरफ तो ये विस्तार की बड़ी योजनाएं हैं, पर दूसरी तरफ चुनौतियां भी होंगी। जैसे कच्चे माल का क्या? हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा है। कच्चे माल जैसे CRGO स्टील, जो कोर के लिए बहुत जरूरी है, और तांबा, इनकी कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव रहता है। और कंपटीशन, वो भी तो हो गई। बिल्कुल, ये दोनों बड़े रिस्क हैं जिनका जिक्र सोर्सेज में है, खासकर इसलिए क्योंकि इनके ज्यादातर ऑर्डर फिक्स्ड प्राइस वाले होते हैं। ओह, तो अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो मार्जिन पर असर आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल। और CRGO स्टील के लिए तो कुछ ही ग्लोबल सप्लायर्स हैं, और भारत में तो ये बनता भी नहीं ज्यादा। ये भी एक दिक्कत है। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि कंपनी ने अब तक तो टाइम पर प्राइस एडजस्टमेंट करके बड़े झटकों से खुद को बचा लिया है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, और एक और चीज जो मेंशन करनी चाहिए वो है उनके ESG एफर्ट्स। एनवायरनमेंट और सेफ्टी के लिए ISO सर्टिफिकेशंस हैं उनके पास, 14,001 और 45,001। ओके, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी। जी, और उनका लक्ष्य है कि 2027 तक अपनी सारी बिजली जरूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करें। वाह, ये तो काफी एम्बिशियस टारगेट है। हाँ,
तो कुल मिलाकर देखें तो वोल्टेम एक पुरानी, अनुभवी, फाइनेंशियली मजबूत कंपनी है। बाजार में अच्छी पकड़ भी है और अब एक्सपैंड भी कर रही है। सही कहा। तो मतलब कंपनी अपनी जो स्थापित ताकतें हैं, जैसे मैनेजमेंट का अनुभव, कस्टमर बेस, फाइनेंशियल समझदारी और जो भविष्य की योजनाएं हैं, कैपेसिटी बढ़ाना, बड़े ट्रांसफॉर्मर बनाना, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, बाहरी चुनौतियां जैसे रॉ मटेरियल की कीमतें और कंपटीशन, इनसे तो लगातार जूझना पड़ेगा। ये एक तरह से भारत के बढ़ते एनर्जी सेक्टर में एक मजबूत खिलाड़ी की कहानी है। बिल्कुल, लेकिन इन स्रोतों को देखकर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। इनका फोकस ज्यादातर घरेलू बाजार पर लगता है और एक्सपेंशन भी अपने ही पैसे से कर रहे हैं। तो ऐसे में भविष्य में जो ग्लोबल कंपटीशन बढ़ेगा या जो नई ग्रीन एनर्जी वाली ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी आ रही है, जिनका जिक्र यहाँ ज्यादा नहीं है, उनका सामना ये कैसे करेंगे? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। शायद उनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक सोचने वाली बात हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल, आगे की रणनीति में ये एक महत्वपूर्ण पहलू होगा।